आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं उसमें होता यह है कि पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना नियंत्रण खो देती है और उसमें आइस एज स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे लोग किस तरह से आइस एज में सरवाइव करते हैं और वहाँ कैसे जिंदा रहते हैं, आओ देखते हैं। सो हर्ष आगे एक्सप्लेन डे आफ्टर टुमारो। कहानी की शुरुआत अटलांटिका के बर्फीले एरिया से होती है, जहां हमें कुछ साइंटिस्टों की टीम दिखाई जाती है जो बर्फ के सैंपल कलेक्ट करने के लिए यहां आए होते हैं, जिसमें होते हैं जैक, जेनसन और फ्रैंक। ये लोग सैंपल लेने के लिए बर्फ में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। जिस दौरान ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं ना, तभी अचानक बर्फ में दरार आ जाती है और जेनसन अंदर धंसने लगता है बर्फ के साथ कि तभी उसे जैक और फ्रैंक बचा लेते हैं। इसके बाद जैक सैंपल लाने के लिए दरार के दूसरी साइड जाता है और जल्दी से सैंपल लेकर अपनी टीम की ओर वापस आने लगता है कि तभी वह दरार में अंदर गिर जाता है, पर वो किसी तरह अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बच जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं जैक को, जो कि दिल्ली में होता है, जहां यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। जैक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि पृथ्वी में हमेशा के लिए गर्मी खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से बर्फ जम जाएगी। यह सुनकर पॉलिटिशियन पूछते हैं कि हमारे पास कितना समय है। तो जैक उन्हें जवाब देता है कि ऐसा होने में कुछ सदियां लग सकती हैं। अगर हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो इसका परिणाम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भुगतेंगी। तब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसमें बहुत सारा खर्चा होगा, जिस पर जैक उन्हें जवाब देता है कि बर्फ की बड़ी बड़ी चोटियां गायब हो रही हैं और हम जिस बर्फ का सैंपल लेने गए थे वो एक शहर जितना बड़ा था। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत सारा खर्चा होने वाला था, तो जैक की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। और इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो टेरी नाम के शख्स से मिलता है। टेरी समुद्र का अच्छा खासा जानकार था, वो इसी के लिए काम करता था। टेरी जैक को बताता है कि वो उसकी ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड थ्योरी से सहमत है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं टेरी को, जो स्कॉटलैंड जाता है। यहाँ टेरी के मॉनिटरिंग सिस्टम में काम करने वाले एक वर्कर को समुद्र का तापमान तेजी से गिरते हुए दिखाई देता है और उसी पर दूसरा वर्कर उसे जवाब देता है कि समुद्र की तेज लहरों के कारण अक्सर मशीनों में एरर आ जाता है। और अब टेरी भी वहाँ पे पहुँच चुका था। इसके बाद हम जापान में देखते हैं, जहाँ अचानक से बड़े बड़े ओलों की बारिश होने लगती है, जिससे वहाँ काफी तबाही मच जाती है और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। दूसरी ओर हम एस्ट्रोनॉट को स्पेस से पृथ्वी पर आ रहे तूफान को देखते हुए चौंक जाते हैं। इसके बाद जैक का बेटा सैम अपने दोस्तों के साथ ब्रायन और उसकी क्रश लॉरा के साथ न्यूयॉर्क के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर तूफान के कारण उनकी प्लेन में हलचल होने लगती है और प्लेन उथल पुथल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद तूफान चला जाता है और वहाँ सब ठीक हो जाता है। उसके बाद ये तीनों न्यूयॉर्क पहुँच जाते हैं। जब ये आसमान में देखते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड शहर छोड़ के जा रहा होता है। पक्षियों को देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। और दूसरी तरफ हम चिड़िया घरों में देखते हैं, जहाँ जानवरों का बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डर रहे हैं। अब सैम और उसके दोस्त कंपटीशन में अच्छा खासा प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इसी दौरान सैम देखता है कि दूसरे स्कूल का लड़का जेडी लॉरा को फ्लर्ट कर रहा था, जिससे सैम को काफी बुरा लगता है। इधर हम मॉनिटरिंग स्टेशन में टेरी को देखते हैं, जो देखता है कि समुद्र के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। तब उसका वर्कर उसे बताता है कि मैंने एक दिन पहले भी तापमान को घटते हुए देखा था। वो सभी रिपोर्ट चेक करते हैं और जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी मशीनों में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि तापमान सच में घट रहा है। इसलिए टेरी जैक को फोन करके बताता है कि तुम्हारी थ्योरी सच साबित हो रही है, बर्फीला तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर जैक कहता है कि अभी उस तूफान को आने में कम से कम 1 सदी का समय लगेगा, लेकिन टेरी का कहना था कि तूफान तो शुरू हो चुका है और जल्द ही पृथ्वी पर आ जाएगा। इस बीच न्यूज में बताया जाता है कि लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा बवंडर का तूफान आ गया है। तूफान से बहुत बड़ा बवंडर उत्पन्न हो रहा है, जिससे काफी लोग घबरा जाते हैं, इसलिए सभी बीचेस को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में मौसम विभाग के टेक्नीशियन को लॉस एंजलिस के रिपोर्टर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि यहाँ बड़े बड़े ओले की बारिश हो रही है। तब टेक्नीशियन टीवी पर न्यूज देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा बवंडर शुरू हो गया है। इस पर टेक्नीशियन अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है। जब बॉस बाहर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि तूफान ने बहुत ही बड़े बवंडरों का रूप ले लिया है। इधर जैक अपने को वर्कर के साथ न्यूज में देखता है कि लॉस एंजलिस के आसपास बने बड़े बड़े बवंडर अपने साथ आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे हैं। इस वजह से प्रेसिडेंट भी फ्लाइट का सस्पेंशन ऑर्डर दे देते हैं। तभी 2 प्लेन जो लॉस एंजलिस से वापस आ रहे थे वो क्रैश हो जाते हैं। इस सब के चलते वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ जैक और टेरी भी आए थे। जहाँ टेरी सबको बताता है कि दुनिया भर में जितना भी मौसम में बदलाव आ रहा है उसके बारे में जैक काफी अच्छे से जानता है। तब जैक सबको अच्छे से बता रहा होता है कि यह सभी बर्फ के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और यह अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हालांकि पॉलिटिशियन अभी भी यह सब
सब थ्योरी ही समझ रहे होते हैं। इसलिए जैक का बॉस उसे 48 आवर का समय देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जेनसन, फ्रैंक और नासा की मीट्रोलॉजिस्ट जेनेट के मदद से कुछ सबूत खोजने होंगे। गवर्नमेंट को अपनी थ्योरी साबित करनी होगी। इसलिए जैक अपनी टीम के साथ मिलकर रिपोर्ट बनाने में लग जाता है। जब जैक लगातार 2 रातों से काम कर रहा होता है तो उसकी टीम उसे थोड़ा ब्रेक लेने को कहती है और उतने में ही उसकी टीम कैलकुलेशन करने में सफल हो जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि 6 से 8 हफ्तों में पृथ्वी पर बर्फीला तूफान शुरू हो जाएगा। अगले दिन जैक के पास सैम का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि पापा मैं यहाँ फंस चुका हूँ, यहाँ बाढ़ आ चुकी है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी के लोग तूफान से घबराते हुए सुपरमार्केट में खाने का सामान चुराने लगते हैं। इसी दौरान हम जैक को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें बताता है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए हमें अभी से ही शहरों को खाली करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी बीच नॉर्दर्न यूरोप में बहुत तेजी से बर्फबारी शुरू हो जाती है और इसी के चलते रॉयल फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए टीम को भेजा जाता है। पर वहाँ पे जब हेलीकॉप्टर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि हेलीकॉप्टर चलते चलते ही जम जाते हैं और उनके अंदर के लोग जमकर मर जाते हैं। जब टेरी को इस बारे में पता चलता है तो वो जैक को कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजता है, जिससे जैक को पता चलता है कि जमीन पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस न्यूयॉर्क में आने के हैं। दूसरी ओर कनाडा में समुद्र का पानी 25 फुट ऊपर उठ जाता है और वहाँ भयानक तूफान आ जाता है। यहाँ सैम और उसके दोस्त जब न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी लाइट चले जाती है। अब जेडी सबसे कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को लेने जा रहा हूँ, कोई अगर मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है, और उन्हें ऑफर देता है। वो फिर बिल्डिंग से जब बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बाहर बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ की वजह से सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और हालत काफी बिगड़ गए हैं। दूसरी ओर हम लोकल जू के वर्कर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि जू से भेड़िए भाग चुके हैं। इधर बहुत से लोग नेशनल लाइब्रेरी में छुपने के लिए भागते हैं। वहीं पानी की वजह से कई लोग गाड़ियों के अंदर ही फंस जाते हैं। तब लॉरा की नजर एक फैमिली पे जाती है जो गाड़ी के अंदर फंसी हुई होती है, इसलिए वो जब उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती है तो इसी दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है कि तभी अचानक वहाँ बड़ी सुनामी आने लगती है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। यहाँ सैम जल्दी से लॉरा के पास जाता है और उसे लाइब्रेरी के अंदर ले आता है। इधर जैक अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद टेरी को बताता है कि कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। यह तूफान बहुत ही जल्दी दूसरे इलाकों में भी पहुंच जाएगा, यानी कि जो तूफान हफ्तों के बाद आने वाला था वो अब 48 घंटों में ही पहुंचने वाला है। इसके बाद जैक को न्यूयॉर्क के बारे में न्यूज मिलती है। तभी वहाँ उससे मिलने उसकी वाइफ लूसी आ जाती है, क्योंकि उसे सैम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। इधर न्यूयॉर्क में सभी बच्चे लोग लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। किसी के फोन में नेटवर्क ही नहीं होता, इसलिए सैम पे फोन ढूंढता है, मतलब लैंडलाइन फोन जो पानी से भरे कमरे के अंदर रखा था। फिर सैम जल्दी से अपने पेरेंट्स को फोन करता है और यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर जैक उसे जवाब देता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान आने वाला है जो सभी चीजों को जमा देगा। इसके बाद सैम देखता है कि रूम का पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था और देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से भर जाता है। यहाँ लॉरा को लगता है कि सैम अंदर डूब गया कि तभी सैम स्विम करते हुए बाहर आ जाता है। तभी लॉरा सैम के लिए सूखे कपड़े ढूंढती है और उसे गर्मी देने के लिए गले लगा लेती है। इसके बाद लाइब्रेरी में मौजूद लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पानी के बहाव के साथ एक बड़ा शिप भी सड़क पे आ चुका है। इसी बीच जैक न्यूयॉर्क जाकर अपने बेटे को बचाने का फैसला करता है। तब जैक का बॉस उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें एक बार फिर गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, जिस पर जैक मान जाता है, क्योंकि इस बार मीटिंग में प्रेसिडेंट भी आने वाले थे। जैक इस मीटिंग में काफी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन देता है और उन सभी को बताता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके नॉर्दर्न शहरों के लोगों को साउथ की ओर भेजना होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट फिर से जैक की बात को डिसअप्रूव करने लगते हैं। इसी बात पर प्रेसिडेंट की टीम जैक से कहती है कि तुम्हें लोगों को बचाने के लिए आसान तरीका बताना होगा। जैक अमेरिका के मैप पर एक लाइन मार्क करता है और कहता है कि लोगों को अभी भी निकाला जा सकता है। जो एरिया नॉर्दर्न स्टेट्स के पास है वहाँ के लोगों को अब बचाना मुश्किल है, पर हम कुछ एरिया में लोगों को बचा सकते हैं। और इसके बाद इतना कह के जैक वहाँ से जाने लगता है और फिर तब वाइस प्रेसिडेंट फिर से जैक के प्लान को विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें नजरअंदाज करते हुए जैक के प्लान को ही अप्रूव कर देते हैं। दूसरी ओर टेरी के स्टेशन की पावर चली जाती है, इसलिए उसकी टीम ड्रिंक करने का फैसला करती है, क्योंकि वह समझ चुके थे कि वो अब नहीं बच पाएंगे। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी के बाहर खड़ा बेघर आदमी देखता है कि बाढ़ का पानी जम चुका है और इस बीच लोग बर्फ में चलते हुए साउथ की ओर जा रहे हैं। यह देखकर लाइब्रेरी में मौजूद लोग भी साउथ में जाने का डिसाइड करते हैं, जिस पर सैम उन्हें बताता
बताता है कि मेरे पिता मौसम विभाग में काम करते हैं और उन्होंने मुझे बाहर निकलने से मना किया क्योंकि बाहर बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है जो हर चीज को जमा देगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते हुए बाहर जाने लगते हैं। अब लाइब्रेरी में कुछ ही लोग बचे थे। अब क्योंकि ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसलिए वह सभी बुक जलाकर ठंड से बचने लगते हैं। वहीं लाइब्रेरी छोड़कर गए लोग ठंड के मारे कांपने लगते हैं, जिसमें से कुछ लोग की जान भी चली जाती है। इसी बीच मेक्सिको अपने बॉर्डर को बंद कर देता है क्योंकि वह अब और अमेरिकन लोगों को नहीं संभाल सकता। इस वजह से वहाँ बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसलिए लोग इलीगल तरीके से मेक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आने लगते हैं। कुछ घंटे बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मेक्सिको के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर मेक्सिको अमेरिकन लोगों को अपने देश में जगह और हॉस्पिटल देगा तो अमेरिका मेक्सिको का कर्जा माफ कर देगा। यहाँ लूसी अपने पेशेंट के साथ होती है कि तभी पता चलता है कि हॉस्पिटल की सभी एम्बुलेंसों को लोग लेकर भाग गए हैं। यह सुनकर लूसी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके पेशेंट को बिना एम्बुलेंस के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अब यहाँ धीरे धीरे मौसम भी बिगड़ रहा था तो लूसी अपने साथ काम करने वाली एक नर्स से कहती है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, मैं अपने पेशेंट के साथ ही यहीं पे रुक जाती हूँ और एम्बुलेंस का वेट करती हूँ। दूसरी ओर जैक सैम को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा होता है कि तभी फ्रैंक को जेंसन भी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वह तीनों न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद रास्ते में रोड ब्लॉक के कारण उनकी गाड़ी टकरा जाती है और फिर वह तीनों आगे पैदल ही चलने का फैसला करते हैं। कुछ घंटों चलने के बाद वह एक शहर में पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था और वह तीनों एक बिल्डिंग के ऊपर चल रहे थे कि तभी अचानक उस बिल्डिंग का ग्लास टूट जाता है और फ्रैंक नीचे गिरने लगता है। उसी के साथ साथ जैक और जेंसन भी खींचे चले आते हैं कि तभी जैक अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बर्फ में घुसा देता है और वह अपने साथियों को बचा लेता है कि तभी बिल्डिंग का ग्लास और ज्यादा टूटने लगता है तो फ्रैंक खाने पीने के सामान वाले बैग को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन फ्रैंक के वजन से अभी भी कांच टूट रहा था तो फ्रैंक अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद की जान का सेक्रीफाइस करके अपने दोस्तों को बचा लेता है और फ्रैंक की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जैक और जेंसन टेंट में रात बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर लूसी और उसके पेशेंट को खबर मिलती है कि आखिरकार उसे बचाने के लिए एक एम्बुलेंस आ ही गई है। इधर प्रेसिडेंट को भी शहर से बाहर ले जाया जा रहा था कि तभी वाइस प्रेसिडेंट को न्यूज मिलती है कि प्रेसिडेंट तूफान में फंस चुके हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बादल पृथ्वी को ढक रहा है, इसलिए वह स्पेस से जेनेट को कुछ तस्वीरें भेजते हैं। जेनेट उस तस्वीरों को देखकर यह कहती है कि 1 घंटे में न्यूयॉर्क में यह तूफान पहुंच जाएगा। दूसरी ओर लाइब्रेरी में सैम लॉरा को अपनी दिल की बात बता देता है जिससे सुनकर लॉरा खुश हो जाती है और उसे किस कर देती है। अगले दिन सैम और उसके साथियों को पता चलता है कि लॉरा बुखार के कारण बेहोश हो गई है। दरअसल उसके पैर की चोट के कारण उसे इन्फेक्शन हो गया था। वहीं पर खड़ी एक लेडी बुक पढ़कर लॉरा के लिए एक मेडिसिन बताती है और यह कहती है कि लॉरा का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो अपना पैर खो देगी। इसलिए सैम उस मेडिसिन को खोजने के लिए लाइब्रेरी के बाहर खड़े शिप में जाता है। सैम के साथ ब्रायन और जेडी भी जाने का फैसला करते हैं। इसी शिप में जू से भागे हुए भेड़िए भी आ जाते हैं और वो भेड़िए इन तीनों की स्मेल भी सेंस कर लेते हैं। यहाँ सैम किसी तरह से शिप के हॉस्पिटल की विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और अपने दोस्तों के लिए हॉस्पिटल का डोर ओपन करता है और ब्रायन और जेडी भी अंदर आ जाते हैं कि तभी ब्रायन को मेडिसिन मिल जाती है, इसलिए वह वापस लाइब्रेरी में जाने लगते हैं। जिस दौरान ब्रायन और जेडी शिप के किचन में खाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन किचन के अंदर भेड़िए थे। वह देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। इसी दौरान भेड़िए जेडी के पैर को काट लेता है, इसलिए सैम भेड़िए के सिर पर मारता है और उससे वो बच जाता है। इसके बाद वो तीनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। यहाँ सैम नोटिस करता है कि बाहर तूफान जल्दी आने वाला है, इसलिए सैम और ब्रायन इसी तरह सारा सामान और घायल जेडी को लेकर शिप से बाहर आ जाते हैं। इसी समय उनके आसपास की बिल्डिंगें जमने लगती है, इसलिए ब्रायन और सैम जल्दी जल्दी से जेडी को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में वो सभी बुकों को जलाने लगते हैं ताकि रूम बर्फ से जमे ना। इसी बीच जैक और जेंसन आगे बढ़ रहे थे कि तभी जेंसन थकावट के कारण बेहोश हो जाता है, इसलिए जैक उसे खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही समय बाद जैक नोटिस करता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए वह बर्फ में एक वेंट ढूंढता है जो कि किसी बिल्डिंग का था। यहाँ जैक जेंसन को उस वेंट के अंदर ले जाता है और कुछ घंटों बाद जैसे ही जेंसन को होश आता है, जैक उसे आगे बढ़ने का कहता है। इसके बाद जैक और जेंसन फिर से सैम की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस रास्ते में उन्हें कई डेड बॉडीज दिखाई देती है जो कि तूफान में मरे लोगों की थी। अब दोनों रात बिताने के लिए
फिर से टेंट में रुकते हैं और फिर अगली सुबह दोनों ही न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से जम गई है और बड़े बड़े शिप्स भी जम के फंस चुके हैं। कुछ ही देर में उनका जीपीएस बताता है कि वह लाइब्रेरी के ऊपर है। तब जैक को लगता है कि सैम बर्फ में जम गया है, मगर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और फिर भी वह लाइब्रेरी के अंदर एक विंडो से जाता है। और जब ये अंदर थोड़ा जाते हैं तो उन्हें एक डोर के नीचे रोशनी दिखाई देती है। जब वह उस रूम के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ सैम और उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। जैक अपने बेटे को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेता है और वह सभी काफी खुश होते हैं। कुछ समय बाद वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट तूफान में फंसने की वजह से मर जाते हैं। यहाँ नए प्रेसिडेंट सभी से कहते हैं कि मैं गलत था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह तूफान कई सालों बाद आएगा। इसके अलावा वह सभी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर देते हैं। कुछ ही समय में न्यूयॉर्क में रेस्क्यू टीम आ जाती है और सभी बच जाते हैं। बचे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और कहानी के अंत में एस्ट्रोनॉट पृथ्वी को जब ऊपर से देखते हैं तो उसका मौसम एकदम साफ हो चुका था। एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि हमने पृथ्वी को इतना साफ अभी तक नहीं देखा। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एक बात और, वीडियो खत्म हो गया तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ यार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।